this YouTube channel that is CV Forensics. So friends, कल मैंने आप लोगों के साथ में कुछ MCQs शेयर करे हुए थे एंड आई होप आप लोगों ने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। एंड आज मैं सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर दिखाऊंगी, तो सारे क्वेश्चन के आंसर आप चेक कर लीजिएगा कितना आपका सही था, कितना आपका गलत था। एंड जिस भी क्वेश्चन के बारे में आपको नहीं पता होगा तो वो आज पता चल जाएगा। एंड ये सारे के सारे क्वेश्चन एज इट इज़ आपके 2017 के क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे। कुछ यहाँ पर आपके जनवरी 2017 के भी हैं, कुछ आपके नवंबर वाले भी हैं, तो वो दोनों का यहाँ पर मैंने मिक्सचर दिया हुआ था। एंड सारे क्वेश्चन को हम पूरा डिटेल में देखेंगे, हर एक क्वेश्चन से जितना एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकलती है तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एंड हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन था वो था अ फायरआर्म मॉडल 1900 कोल्ट 0.38 ऑटोमेटिक इज एसोसिएटेड टू। सो यहाँ पर आपके सामने एक मॉडल दे रखा है, मॉडल 1900 कोल्ट 0.38। ठीक है, एंड आपको इसमें से बताना है ऑप्शंस में से कि इससे एसोसिएटेड कौन से साइंटिस्ट का नाम है। यहाँ पर आपके सामने 4 साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर कोल्ट दिया हुआ है, दैट मीन्स ये सॉमर कोल्ट से एसोसिएटेड होगा, लेकिन यहाँ पर ये आप बिल्कुल भी गलत होंगे क्योंकि ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। सॉमर कोल्ट ने एक जो अपना फायरआर्म एक इन्होंने डिज़ाइन किया था वो अलग था, लेकिन ये जो मॉडल है ये अलग है। ये जो मॉडल है इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो इन्होंने करी थी जॉन ब्राउनिंग ने। ठीक है, सो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो ये वाला क्वेश्चन एज इट इज़ आपके 2017 के पेपर में आया था, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर कराया है कि इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो इसी वजह से मैंने प्रीवियस ईयर मतलब आपके जितने भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ था तो वो सारे वीडियोस देख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, तो इस तरह ये जो मॉडल है आपका, इससे जो एसोसिएटेड है, इसकी जो डिज़ाइनिंग करी थी ये आपके जॉन ब्राउनिंग ने करी थी। ठीक है, तो अभी हम आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था फुटवेयर प्रिंट observed on the clothes worn by a victim of an alleged murder case could be best lifted by using। ठीक है, सो यहाँ पर आपके सामने एक कंडीशन दे रखी है कि मान लीजिए आपके पास एक फुटवेयर का प्रिंट मिला है और वो प्रिंट आपको मिला है क्लॉथ्स के ऊपर, वो क्लॉथ्स जो कि विक्टिम के द्वारा पहने हुए थे। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, तो इन 4 में से कौन से मेथड से आप जो आपके पास आपके पास जो फुटवेयर का प्रिंट मिला है तो उसको आप किस तरह से लिफ्ट करेंगे। ठीक है, सो इसमें से आपके पास जो एडहेसिव टेप लिफ्टिंग है तो ये तो आपकी फुटवेयर के जो आपको क्लॉथ्स पर मिलेगा तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप एडहेसिव टेप से उसको लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपका जिस क्लॉथ पे होगा तो उस क्लॉथ के फाइबर्स आपके साथ में आएंगे, तो उस वजह से उसका एग्जामिनेशन करना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। एंड साथ ही साथ अगर आप ऐसा करेंगे तो जो आपका फुटप्रिंट होगा तो वो एविडेंस भी आपका एक तरह से डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल भी गलत ऑप्शन है। सेकेंड है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो रहता है वो जनरली उसको नॉर्मल लैंग्वेज में पीओपी भी कहते हैं। तो इसका यूज़ आपका जनरली जहाँ पर जो हार्ड सर्फेसेस होती हैं, जैसे कि आपकी सॉइल में कोई फुटप्रिंट मिल रहा है, फुटवेयर का प्रिंट मिल रहा है, या इस तरह की किसी चीज़ पे आपको फुटवेयर का प्रिंट मिलता है जहाँ पर आपको एक डिप्रेस्ड पोर्शन मिलता है जिसमें आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को फिल कर सकते हो। ठीक है, सो उस कंडीशन में आपको इसका यूज़ करना होता है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है क्लॉथ्स के ऊपर, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बी ऑप्शन है आपका लिक्विड वैक्स। सो लिक्विड वैक्स भी आपका इस तरह से नहीं हो पाता है, जहाँ भी आपका हल्का सा डिप्रेस्ड पोर्शन होगा या जहाँ पर आपको इंप्रेशन इस तरह का मिलेगा जहाँ पर आप लिक्विड वैक्स को फिल कर सको, तो उस कंडीशन में आप इसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर भी आपका ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। सो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डस्ट प्रिंट लिफ्टिंग डिवाइस। सो इसमें क्या रहता है, इसमें सिर्फ आप इस डिवाइस का जब यूज़ करते हो तो आपके जहाँ भी जो क्लॉथ पे जहाँ भी आपका फुटवेयर का इंप्रेशन प्रेजेंट था तो वहाँ पे सिर्फ आपके फुटवेयर का इंप्रेशन को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, सिर्फ उसी को लिफ्ट करता है, तो वहाँ पर आपके किसी भी तरह के एविडेंस के डिस्टॉर्शन के चांसेस नहीं होते हैं। वो बहुत ही सही तरह से आपका पूरा जो आपका एविडेंस होता है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है, एंड फिर उसका एग्जामिनेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जो आपका फुटवेयर प्रिंट जिस जगह पे जिस सरफेस पर जिस तरह से प्रेजेंट होता है वो एज इट इज़ उसी तरह से लिफ्ट हो जाता है। ठीक है, सो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक डस्ट प्रिंट लिफ्टिंग डिवाइस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक डस्ट प्रिंट लिफ्टिंग डिवाइस। ठीक है, तो अभी हम आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था
न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस यूनिट फॉर फोरेंसिक साइंस वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1971 एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस यूनिट जो है फोरेंसिक साइंस में जब इस्टेब्लिश करी गई थी 1971 में करी गई थी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस प्लेस पर इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं एंड मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको आंसर बता देती हूँ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे जो कि आपका मुंबई में है, यहाँ पर आपका न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस यूनिट का फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1971 में एक किसी फोरेंसिक लैब में। ठीक है, सो ये है आपका करेक्ट आंसर। एंड इसके अलावा जो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस से जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारा का सारा मैं एक सेपरेट वीडियो में बता चुकी हूँ, जहाँ पर मैंने न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस का इंस्ट्रूमेंट का पूरा मैंने ओवरऑल बताया था। तो वाला वीडियोस देख लीजिएगा, वाला वीडियो, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अभी हम आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जाफेज टेस्ट यूज्ड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन सैंपल इज़ अ मेथड। तो यहाँ पर आपको बता रखा है जो जाफेज टेस्ट है ये टेस्ट आपका यूरिन सैंपल के एग्जामिनेशन के लिए यूज़ होता है। लेकिन ये किस टाइप का मेथड है? ये कैपिलरी मेथड है, यूवी इसमें यूज़ करी जाती हैं। कैपिलरी और कलरीमेट्रिक दोनों है या फिर सिर्फ कलरीमेट्रिक है? कैपिलरी टेस्ट में क्या रहता है, कैपिलरी मेथड में लंबी लंबी सी कैपिलरीज होती हैं, उसमें आपका टेस्ट परफॉर्म होता है। तो जाफेज टेस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। यूवी रेज में क्या रहता है, यूवी रेज को आपका डालना पड़ता है, आपका जो भी आपका सैंपल है, तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके अलावा जो आपका कैपिलरी, जब ऑप्शन पहले ही गलत हो चुका है तो ऑप्शन नंबर सी ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। फिर आते हैं ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें क्या है, जो जाफेज टेस्ट है आपका बेसिकली कलरीमेट्रिक टेस्ट होता है। कलरीमेट्रिक का मतलब क्या रहता है कि कोई सॉल्यूशन है, कोई आपका केमिकल है, वो केमिकल को आप जब सैंपल पे डालते हो तो उससे आपको एक कलर मिलता है। उस कलर को देख के आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि हाँ ये यूरिन सैंपल है या नहीं है। ठीक है, तो अगर एग्जैक्ट वही कलर मिल जाएगा जो कि एज अ रिजल्टेंट आना चाहिए तो वो आपका यूरिन सैंपल होगा। अगर नहीं हो, अगर वो कलर आपको नहीं मिलता है तो पॉसिबिलिटी होती है कि वो सैंपल नहीं है। दैट मीन्स अगर आप यूरिन सैंपल के टेस्ट के लिए वो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो तो वो आपका यूरिन सैंपल नहीं है। ठीक है, सो इस तरह से जो जाफेज टेस्ट है आपका कलरीमेट्रिक मैथड है। सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम कुछ जाफेज टेस्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। सो इसमें क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिएटिनिन इन यूरिन। ठीक है, सो बेसिकली जो जाफेज टेस्ट रहता है ये यूरिन सैंपल के एग्जामिनेशन के लिए यूज़फुल होता है। लेकिन यूरिन में भी तो काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसमें भी किसी एक पर्टिकुलर को ये आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, सो यूरिन में क्या रहता है, ये यूरिन में जो क्रिएटिनिन कंपाउंड होता है उसके एग्जामिनेशन के लिए जाफेज टेस्ट बेसिकली यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके नेट के एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सो नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, produces orange color with picric acid in alkaline medium after allowing an incubation time of 15 minutes at room temperature for color development। ठीक है, सो इसमें क्या रहता है, जो आपका सैंपल रहता है उस सैंपल पे जब आप पिक्रिक एसिड को अप्लाई करते हो एक एल्कलाइन मीडियम में, पिक्रिक एसिड को आपको अप्लाई करना होता है अपने सैंपल के ऊपर एंड उसके बाद में 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ देना होता है। जब आप 15 मिनट के लिए आप उसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ दोगे तो आपके सामने वहाँ पर एक कलर का डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई देगा, वहाँ पर आपको एक कलर विजुअलाइज होगा। ठीक है, सो वहाँ पर अगर आपको ये ऑरेंज कलर शो हो रहा है, ठीक है, दैट मीन्स वो आपका जो जाफेज टेस्ट आपने यूरिन सैंपल के लिए किया है तो वहाँ पर एग्जैक्टली आपका क्रिएटिनिन वहाँ पर आपके यूरिन सैंपल में प्रेजेंट है, मतलब वहाँ पर आपका यूरिन सैंपल है। ठीक है, सो ये जो आपका जाफेज टेस्ट होता है ये एक तरह से आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है जो कि एक कलरीमेट्रिक मेथड होता है यूरिन के आइडेंटिफिकेशन के लिए, जिसमें बेसिकली आपका क्रिएटिनिन को आइडेंटिफाई किया जाता है। एंड जो केमिकल यूज़ होता है वो पिक्रिक एसिड का यूज़ करते हैं एल्कलाइन मीडियम में डिसॉल्व करके। एंड उसके बाद में आप जब उसको अप्लाई करते हो अपने सैंपल पे तो अगर आपको वहाँ पर ऑरेंज कलर शो हो रहा होता है तो वो इंडिकेट करता है कि वहाँ पर आपका यूरिन सैंपल प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो कलर वहाँ पर दिखता है तो वो आपको 520 नैनोमीटर की रेंज पर देखना होता है। 520 नैनोमीटर के रेंज पर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाता है कि ये आपका
एग्जैक्टली ये कलर शो हो रहा है इस नैनोमीटर पर, आपको ये विजिबल होता है, तो वहाँ पर आपका पूरा तरह से क्लियर हो जाता है कि हाँ ये टेस्ट ऐसे ऐसे हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आया है वो एग्जैक्टली यही कह रहा है कि यहाँ पर यूरिन सैंपल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जाफेज टेस्ट के बारे में। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, स्मोकेबल फॉर्म ऑफ कोकेन इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है जो स्मोकेबल फॉर्म होती है कोकेन की वो कैसे बनती है। ठीक है, सो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं एंड इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है। सो यहाँ पर आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सो इसमें क्या है, कोकेन को HCl एंड उसके साथ साथ जब बेकिंग सोडा को मिक्स करते हैं, दैट मीन्स कोकेन प्लस HCl प्लस बेकिंग सोडा। ठीक है, सो जब आप इन तीनों ही चीज़ों को मिक्स करते हो तो उससे आपको जो मिलता है वो आपकी स्मोकेबल फॉर्म होती है कोकेन की। दैट मीन्स आपने इन सारी चीज़ों को मिक्स किया एंड उसके बाद में वो एक पाउडर फॉर्म में रहेगा, तो वो आप स्मोक कर सकते हो, स्मोकेबल फॉर्म रहती है, तो उससे आपका स्मोकेबल फॉर्म होती है आपकी कोकेन की। ठीक है, तो ये तीनों को आप मिक्स करते हो तो आपकी बनती है स्मोकेबल फॉर्म ऑफ कोकेन। ठीक है, तो अभी हम आगे मूव करते हैं एंड कोकेन से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोकेन का केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है C17H21NO4। ठीक है, सो ये आपके कोकेन का एक केमिकल फॉर्मूला होता है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके अलावा कोकेन इज़ अ पावरफुली एडिक्टिव साइकोएक्टिव स्टिमुलेंट ड्रग है। ठीक है, सो ये आपका स्टिमुलेंट ड्रग है, ये साइकोएक्टिव सब्सटेंस है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको बहुत अच्छी तरह से, ये पूरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके अलावा ये आपका एक वाइट पाउडर होता है, ये वाइट पाउडर के फॉर्म में होता है एंड ये जो पाउडर फॉर्म होती है उसको जब आप HCl सॉल्ट के साथ में मिक्स करते हैं उसके बाद में आप इसको स्नॉट भी कर सकते हैं और डिज़ोल्व करके वाटर में इसको अपनी बॉडी में इंजेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्नॉटेड का क्या मतलब है, स्नॉटेड का मतलब है ये पाउडर के फॉर्म, जो पाउडर फॉर्म होता है इसको आप बाय इन्हेलेशन प्रोसेस से अपनी बॉडी में ले जा सकते हैं। इसके अलावा इंजेक्शन के थ्रू, मतलब जो आपकी बॉडी में वेन्स होती हैं उसमें डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू भी इसको इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ये जो 2 लास्ट वाले हैं यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, सो जो कोकेन होता है उसको जब आप हेरोइन के साथ में मिक्स करते हैं, ये दोनों ही आपके ड्रग होते हैं। कोकेन को जब आप हेरोइन के साथ में मिक्स करते हो तो वो आपका स्पीड बॉल कहलाता है। स्पीड बॉल, यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखी है आपकी, PSPP लिखा हुआ है, तो वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इस टाइपिंग में तो वो करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जब कोकेन को हेरोइन के साथ में मिक्स करते हैं तो वो आपका स्पीड बॉल कहलाता है। इसके अलावा जब आप कोकेन को बेकिंग सोडा के साथ में मिक्स करके यूज़ करते हैं तो वो आपका एक रॉक फॉर्म बनता है, एक मतलब एक आपका हार्ड सब्सटेंस बन जाता है कोकेन को बेकिंग सोडा के साथ में मिक्स करने पर, जिसको हम क्रैक बोलते हैं। ठीक है, सो ये क्रैक क्या होता है, कोकेन को बेकिंग सोडा में मिक्स करने से जो बनता है उसको हम क्रैक बोलते हैं। एंड जो स्पीड बॉल होता है वो क्या होता है, कोकेन को हीरोइन में मिक्स करने पर जो बनता है उसको हम स्पीड बॉल कहते हैं। ठीक है, सो ये जो आपके 2 पॉइंट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपके लास्ट वाले दोनों, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये पूरी ही आपकी जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ से आपको आपके एग्जाम में एक नया क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो अभी हम आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड यहाँ पर आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था, in which of the following historical case was a body identified by jaw bones and dental structures from the charred remains। ठीक है, तो यहाँ पर एक केस के बारे में पूछा गया है, एक ऐसा केस जहाँ पर एक हिस्टोरिकल केस है जो कि आपकी एक चार्ड बॉडी, एक बर्न बॉडी मिली थी, तो उस बॉडी का आइडेंटिफिकेशन जो है वो जॉ बोन्स की हेल्प से किया गया था एंड साथ ही साथ डेंटल स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया गया था। ठीक है, सो ये कौन सा केस था, सो ये आपका एक जो ऑप्शन नंबर बी है पार्कमैन वेबस्टर, सो ये केस था। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो इस केस में बेसिकली क्या था, पार्कमैन जो एक जॉर्ज पार्कमैन एक बिजनेसमैन थे, उनका मर्डर हुआ था एंड वेबस्टर जो था वो एक इनका जो क्रिमिनल था, मतलब जिसने ये क्राइम किया था, जिसने जो पार्कमैन थे उनकी डेथ करी थी। तो वेबस्टर क्रिमिनल था, वेबस्टर ने
जो पार्कमैन थे, जॉर्ज पार्कमैन, उनकी डेथ करी थी। तो ये था आपका पूरा केस। इसमें इसका पूरा डिटेल में हम किसी और वीडियो में देखेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बेसिकली जॉ बोन्स एंड डेंटल स्ट्रक्चर की हेल्प से ये आपका केस का आइडेंटिफिकेशन हुआ था। ये बेसिकली केस आपका कौन सा था, पार्कमैन वेबस्टर केस, जहाँ पर पार्कमैन जो थे, जॉर्ज पार्कमैन, ये बिजनेसमैन थे, इनका मर्डर हुआ था एंड जो इनका मर्डर था वो वेबस्टर ने किया था, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 एंड अभी हम आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड यहाँ पर आपके सामने जो अगला क्वेश्चन है वो है द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द करेक्ट रेट ऑफ ट्विस्ट फॉर फायर आर्म वॉज गिवन बाय। तो जो आपके फायर आर्म्स में ट्विस्टिंग देखने को मिलती है, फायर आर्म की जो बैरल होती है, बैरल के अंदर आपके लैंड्स एंड ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो लैंड्स होते हैं वो आपके ट्विस्टेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सो उसको आपका कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया था। तो ये फॉर्मूला किसने दिया था, ये फॉर्मूला आपका बेसिकली जॉर्ज ग्रीन हिल ने दिया था, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। सो जो आपका रेट ऑफ ट्विस्ट होता है ये क्या होता है, इसको मैं बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, जो कि मैंने आपको राइफलिंग का एक पूरा वीडियो आया था, वहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ था, ठीक है। तो वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। तो अभी हम आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड जो अगला क्वेश्चन है वो है Which of the following is the name of fingerprint classification system based on 10 fingers? ठीक है। सो 10 फिंगर का आपका एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है जहाँ पर जो आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। तो वो किस साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया था, उस जो सिस्टम था उस सिस्टम का क्या नाम था, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं एंड इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर है वो है हेनरी सिस्टम। हेनरी सिस्टम जो था वहाँ पर उन्होंने बताया था 10 फिंगर क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। तो अभी ये सारे सिस्टम क्या होते हैं, ये बर्टिलॉन सिस्टम क्या होता है, हेनरी सिस्टम क्या होता है, तो ये सारा का सारा हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब आगे वाले वीडियोस, जब इन टॉपिक पर हम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर बहुत डिटेल में इनको हम समझेंगे। एंड बर्टिलॉन सिस्टम तो बेसिकली आपका फिंगरप्रिंट से रिलेटेड होता ही नहीं है। बर्टिलॉन सिस्टम जो है आपके पूरे बॉडीली मेजरमेंट से रिलेटेड है, जहाँ पर आपके सारे के सारे बॉडी का मेजरमेंट्स लिया जाता है। हेनरी सिस्टम में बेसिकली आपके जो 10 फिंगरप्रिंट्स होते हैं आपके हाथ में, आपके हैंड में जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड है, ठीक है। सो इनके बारे में बहुत डिटेल में हम बाद में समझेंगे क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो अभी हम आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड जो आपका अगला क्वेश्चन था वो था Which of the following technique is used for elemental profiling of cement? ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा मेथड है, कौन सी टेक्निक है, जो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि सीमेंट की एलिमेंटल प्रोफाइलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ ICP-MS, ठीक है। सो ICP-MS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। इसके अलावा जो आपका GCMS है वो आप सभी को पता है, गैस क्रोमेटोग्राफिक मास स्पेक्ट्रोमीटर, देन FTIR फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड HPLC होता है आपका हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है एंड 4 में से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा माइक्रोस्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से आप सीमेंट की एलिमेंटल प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एलिमेंट की जो आपके सीमेंट रहता है उसके एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करे जाते हैं वो भी मैं आपको डिटेल में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। तो उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा सीमेंट वाला, तो वहाँ पर जो फोरेंसिक एग्जामिनेशन है उसके बारे में मैंने इंस्ट्रूमेंटल एग्जामिनेशन बताया था, तो वहाँ पर वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था टार्डीव्स स्पॉट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। सो जो टार्डीव्स स्पॉट होते हैं ये किस चीज़ के आपके क्या इंडिकेट करते हैं बेसिकली। सो यहाँ पर जो टार्डीव्स स्पॉट होते हैं बेसिकली ये एस्फिक्सिया से रिलेटेड होते हैं। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो एस्फिक्सिया है, एस्फिक्सिया ये वाले स्पॉट शो करता है। इस तरह के जो स्पॉट्स होते हैं वो एस्फिक्सिया के केसेस में, एस्फिक्सिया से जिस वजह की जिस किसी पर्सन की डेथ हुई है तो उन केसेस में आपको ये स्पॉट्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम आगे मूव करते हैं एंड टार्डीव्स स्पॉट्स के बारे में कुछ चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। सो बेसिकली दीज आर पैचियल हैमरेजेस found on pleura and usually indicative of strangulation and suffocation, ठीक है। सो जो आपके पैचियल हेमरेजेस होते हैं, जो आपके लंग्स होते हैं, लंग्स पे आपके प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है वहाँ पर आपको पैचियल हेमरेजेस देखने को मिलते हैं, कुछ पैचेस के फॉर्म में, कुछ आपको
अलग अलग तरह से स्पॉट्स आपको देखने को मिलते हैं, अलग अलग मतलब डार्क कलर के स्पॉट्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि नॉर्मल से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। मतलब जो आपका लंग्स होता है उसका जो नॉर्मल कलर होता है उससे डिफरेंट कलर के आपके स्पॉट्स होते हैं, डार्क कलर के स्पॉट्स होते हैं, तो वो उनको हम बोलते हैं टार्डीव स्पॉट्स। ठीक है, सो ये जो स्पॉट्स होते हैं बेसिकली इंडिकेशन देते हैं आपका स्ट्रैंगुलेशन एंड सफोकेशन का। मतलब कि जो आपकी डेथ हुई है किसी भी इंडिविजुअल की, तो वो क्या हुई है, या तो स्ट्रैंगुलेशन की वजह से हुई है या तो सफोकेशन की वजह से हुई है। मतलब कि जो आपका जो भी इंडिविजुअल था जिसकी भी डेथ हुई है, ऑक्सीजन का पैसेज था उसको मतलब आपका रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, तो उस वजह से डेथ हुई है, जहाँ इस वजह से आपको वहाँ पर टार्डिव स्पॉट्स देखने को मिलते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का डिफिशियंसी हो जाती है। ठीक है, तो उन केसेस में आपको टार्डिव स्पॉट देखने को मिलते हैं, बेसिकली स्ट्रैंगुलेशन और सफोकेशन को इंडिकेट करते हैं। ये कुछ पैचियल हैमरेजेस होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये था आपका टार्डीव स्पॉट के बारे में। एंड यहाँ पर सारे के सारे 10 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं एंड यहाँ पर ये वीडियो भी कंप्लीट होता है। एंड आपको इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक पेज पर मिल जाएगी, तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँच जाए। ठीक है, एंड एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर।